सॉरी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैं शॉक थी कि बस 2 क्वेश्चन पूछे और मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। पर मैंने खुद को उस टाइम पे समझा था कि नहीं, अभी रोना नहीं है, इतने पैसे वेस्ट कर रही हूँ, इतना मतलब टाइम लग रहा है, मेरा वीज़ा ही अप्रूव नहीं हो रहा, अभी मुझे मुंबई में तो नेक्स्ट टाइम देना ही नहीं है और आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। मैंने बोला कि ये हो क्या रहा है, यूएस के लिए ट्राई करूँ या ना करूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि गेट कहाँ पर है। और मैं मेरा 100% तो दे रही हूँ, अभी कनाडा के लिए ट्राई कर ले। पर मुझे कनाडा जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। हिम्मत करके घर में बोल दूंगी कि मुझे ना कनाडा जाना है, ना ऑस्ट्रेलिया जाना है, ना बाहर पढ़ना है। शाम की बुक करनी थी तो मैंने सुबह की गलती से कर दी थी। मेरा नेक्स्ट डे वीज़ा इंटरव्यू है, पर मैं मेरे टिकट के टेंशन में हूँ। अभी ऐसा होता है क्या, 3 बार रिजेक्ट होने के बाद किसी का अप्रूव हुआ है क्या? अपने यहाँ अप्रूव किया और मेरा वीज़ा ऐसे मेरे सामने से। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको मेरी वीज़ा स्टोरी बताऊंगी कि मुझे वीज़ा कैसे मिला। मुझे 3 रिजेक्शन के बाद चौथी अटेम्प्ट में वीज़ा मिला था। और तो आज मैं पूरी आपको स्टोरी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी और मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर करना होता है। और आज की जो वीडियो है ना, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मैं मतलब वीज़ा मेरा रिजेक्ट होता था ना, तो मैं हमेशा वीडियो देखती थी लोगों की, और मुझे ना ऐसे प्रॉपर वीडियो नहीं मिलती थी कि कोई अच्छे से गाइड करे। ये क्वेश्चन आंसर तो सबको पता होते कि ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आंसर करने पड़ते, या फिर हम प्रिपेयर तो कर ही लेते हैं एंड तक। पर किसी को ना, मुझे अलग कुछ जानना था और मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी किसी से। तो जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू हो गया, मेरा मतलब यूएस का वीज़ा लग गया, मैं आ गई, वीज़ा अप्रूव हो गया, तब मैं ऐसा सोचती थी काश जितना मैंने डिफ़िकल्टी फेस की है, काश मैं किसी को हेल्प कर पाऊँगी, कि मैं अपनी एक्सपीरियंस बता पाऊँगी, तो मेरे जैसे लोगों की भी हेल्प हो जाएंगी। तो मुझे लोगों की हेल्प करनी थी। तो बस तब मैं बस सोचती थी कि कैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो आज सब कुछ सच हो रहा है, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ये वीडियो के थ्रू। तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। नर्वस हूँ कि मैं कैसे बताऊँ कि सब कुछ बहुत लंबी स्टोरी है, और इसीलिए ये वीडियो ना मेरे दिल के बहुत करीब है। तो हम ना हमेशा ऐसा पढ़ते कि लोगों का वीज़ा अप्रूव हो गया, बस 2 मिनट में इंटरव्यू हो गया अप्रूव, ये वो। पर लोग अपना ना हमेशा अच्छा वाला साइड बताते हैं। कोई भी ऐसा रिजेक्शन हुआ तो अपना रिजेक्शन पोस्ट नहीं करता। मैंने भी, मेरे रिजेक्शन हुआ था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्या पोस्ट करूँ, सब क्या सोचेंगे, अगर मेरे रिलेटिव्स ने देख लिया या फिर कोई किसी फ्रेंड ने देखा तो क्या सोचेंगे। तो बहुत लोग अपना जो रिजेक्शन वाला फेज़ होता है या फिर अपने साथ जो भी ख़राब हुआ होता है, तो वो कभी शेयर नहीं करते। पर हमें बस अच्छा दिखता है कि बस लोगों का तो 1 मिनट में वीज़ा हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए 50% लोगों का वीज़ा अप्रूव होता है, 50% रिजेक्ट होता है। पर जिनका रिजेक्ट होता है हमें दिखता नहीं है, और हम सिर्फ अप्रूव वाले लोगों का देखते हैं। और जब मैंने वीज़ा इंटरव्यू दिया था ना, तब ऐसा था कि आपका वीज़ा मतलब रिजेक्ट हो गया तो आप कितनी भी बार वीज़ा इंटरव्यू को आ सकते हैं, जैसे डेट मिली आप आ जाओ। पर अभी नया रूल निकला है कि आप सिर्फ एक ही बार वीज़ा दे सकते हो, वीज़ा इंटरव्यू। और आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपका नेक्स्ट वीज़ा इंटरव्यू अगले साल होगा, मतलब 12 मंथ बाद होगा। तो ऐसा अभी रूल निकला है। तो मैं आज ना आपको पूरी मेरी ऑनेस्ट स्टोरी बताने वाली हूँ। तो उसमें एक ऐसा था कि मेरी इंग्लिश ना बहुत वीक थी, बहुत वीक थी। और मैंने ना कभी, मुझे चांस ही नहीं मिला था किसी के साथ इंग्लिश में बात करने का। स्कूल कॉलेज में मैं किसी के साथ इंग्लिश में बात नहीं करती थी, और ना कभी ऐसा चांस ही नहीं मिला कि इंग्लिश में बात हो जाए। और अगर मुझे करनी भी होती थी ना, तो मैं क्या करती थी, एक बुक में लिख के रखती थी कि मुझे ये बात करनी है, तो ये मुझे सेंटेंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो मैं सब कुछ लिख के रखती थी और वो पढ़ के फिर बात करती थी। तो मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी। तो अभी मैं ऐसा स्टोरी अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या हुआ था कि जिनके मेरे फ्रेंड्स थे, कोई जो यूएस में मतलब पढ़ रहे थे, तो या फिर मेरे रिलेटिव्स थे जिन्होंने F1 वीज़ा दिया था। तो मैंने उनको ना उनका वीज़ा एक्सपीरियंस पूछा कि वीज़ा में कैसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तो उन्होंने, और फिर मैंने ना खुद FB पे भी देखा था, FB पे ग्रुप था फेसबुक में, कि लोगों का वीज़ा जिनके अप्रूव होते हैं तो उनको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे ये पता चला कि वीज़ा इंटरव्यू में बस 10-12 क्वेश्चन होते हैं, वही पूछते हैं और कुछ नहीं होता। तो बस मैंने क्या किया, वो सारे क्वेश्चन लिख लिए और उसके आंसर भी लिख लिए और रटना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि वहाँ पर जाके मुझे कंफ्यूज नहीं होना था और मेरी इंग्लिश वीक थी, तो मुझे इंग्लिश में सब कुछ अच्छे से करना है, तो मैंने वही किया। तो ये गलत भी नहीं है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो ये मतलब गलत बात नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अभी मुझे लगा कि बस क्वेश्चन आंसर तो है मेरे पास, बस मुझे अभी वो रटना है अच्छे से, मतलब फ्रेम करना है कि कैसे मुझे वहाँ पर बोलना है, और फिर बस फॉर्मेलिटी करनी है। वहाँ पे जाके मुझे क्वेश्चन आंसर दे के आना है। 1 या 2 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो अभी मेरा वीज़ा प्रिपरेशन शुरू है, और साथ में ना मुझे वीज़ा डेट नहीं मिल रही थी, तो मेरा वो था कि जल्दी से जल्दी मुझे वीज़ा डेट मिले। तो बस मैं वीज़ा डेट का देख रही थी, और साथ में ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से कॉन्सुलेट में वीज़ा दूँ, मतलब कौन से सिटी में वीज़ा इंटरव्यू दूँ, क्योंकि ये भी बहुत ऐसा कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि हैदराबाद में बहुत स्ट्रिक्ट वीज़ा होता है, मुंबई में ईजीली हो जाता है, बस 1 मिनट में 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन, और वीज़ा अप्रूव हो जाता है। और मेरे सारे फ्रेंड्स का भी वीज़ा मुंबई में अप्रूव हुआ था, तो मैंने मुंबई मतलब चूज़ किया और मुंबई में वीज़ा इंटरव्यू की डेट बुक कर ली। तो अभी मेरी डेट बुक हो गई थी, जो कि मैंने मुंबई में कर ली थी, और साथ में मेरी प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। मेरे मॉक इंटरव्यू भी हो रहे थे, 2-3 लोगों ने मेरे मॉक इंटरव्यू लिए। मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बोला था कि मेरे मॉक इंटरव्यू लो, ये क्वेश्चन मुझे पूछो। तो मेरा प्रिपरेशन पूरा 100% हो गया था। मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से किया था। मैंने आंसर भी एक्सपर्ट को पूछ के किए थे, तो सब मैं 100% रेडी थी। और अभी था कि मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में मतलब ड्रेस कोड कैसा रखे, कौन सा ड्रेस पहने, बहुत फॉर्मल करे, कैजुअल जाए, या फिर सिंपल भी चल जाएगा। तो ये मैं इसलिए आपको मैं पूरी ऐसे डिटेल बता रही हूँ कि ये मुझे ना उस टाइम पे बहुत ऐसा लगता था कि छोटी छोटी बातें हमें समझ में नहीं आती, और ये भी कि कोई ना ऐसे प्रॉपर बताता नहीं है कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा ड्रेस होना चाहिए। तो बस मैं अपना पूरे एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी, और ड्रेस का भी इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को पूछा था कि कैसे ड्रेस रेडी होके जाना चाहिए, तो सबने बताया कि हम तो बहुत प्रोफेशनल होके गए थे, बहुत प्रोफेशनली ड्रेसअप किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना भी प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, तो मैंने फॉर्मल एक शर्ट पहनी थी, एक जीन्स पहना था, और एकदम थोड़ा मैंने फॉर्मल रेडी होके गई थी मैं। तो यहाँ तक मेरी ऐसी स्टोरी है कि देखो मेरा प्रिपरेशन हो गया है, पूरा 100% प्रिपरेशन हुआ है, और अभी मैंने डेट भी बुक कर ली है, ड्रेस भी ऐसा फॉर्मल पहनने का सोचा है, और बस अभी जाना है, फॉर्मेलिटी करनी है। मतलब मैं ऐसा सोचती थी, फॉर्मेलिटी करनी है, बस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर देने हैं, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, और फिर आना है। तो बस यहाँ तक सबकी स्टोरी सेम रहती है, पर मेरी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से मेरा मेन डिफ़िकल्टी स्टार्ट होती है। तो बस मेरा वीज़ा इंटरव्यू का डे आ गया। तो अभी मैं और मेरी बहन वीज़ा इंटरव्यू, मतलब जहाँ पर मेरा वीज़ा इंटरव्यू था मुंबई में, हम दोनों वहाँ पर गए, और जहाँ पर मेन वीज़ा इंटरव्यू होता है, तो वहाँ तक जाने के लिए पूरा 1 घंटा लगता है। वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, अपनी स्कैनिंग होती है, अपने पेपर चेक होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं, लाइन में लगना होता है, लाइन बहुत लंबी होती है। तो ऐसा करके मैं फाइनली जहाँ पर पहुँच गई, वहाँ पर मतलब जहाँ पर वीज़ा इंटरव्यू हो रहा है। और साथ में ना मैं आपको एक स्क्रीनशॉट वगैरह अगर मुझे मिले तो मैं पिक्स ऐसे लगा दूँगी कि आपको भी थोड़ा पता चले कि किस टाइप से वीज़ा इंटरव्यू होता है, कैसे अंदर का माहौल होता है। तो यहाँ तक ना मैं चिल थी, पर जैसे ही मैं 1 घंटे बाद जहाँ पर वीज़ा इंटरव्यू होता है वहाँ पर पहुँची, तो मैं देख के शॉक हो गई, और वहाँ मैं थोड़ा पैनिक हो गई, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गई। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे विंडो है, एकदम ऐसे जैसे बैंक में होता है ना, फटाफट काम वैसे हो रहा है। जो विंडो खाली हो गई, एक स्टूडेंट को वहाँ पर भेज रहे हैं, कोई बहुत डरा हुआ है, किसी का कोई बहुत चिल है, किसी का वीज़ा अप्रूव हुआ है तो किसी का रिजेक्ट हुआ है, कोई एकदम मतलब
ज़ोर ज़ोर से आंसर दे रहा है, तो उनके आवाज़ आ रही है उनके आंसर की। तो ये सब कुछ देख के मैं बहुत पैनिक हो गई और मैं वो माहौल देख के बहुत घबरा गई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। जितना मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस थी, एकदम चिल थी कि मेरा तो हो ही जाएगा, तो मेरे ऐसे हाथ वगैरह ठंडे ठंडे हो गए और मैं थोड़ी घबरा गई थी। तो बस ऐसा हुआ और फिर एक करके मुझे भी एक विंडो के सामने भेजा गया। वो विंडो नंबर था 22 शायद या 23 ऐसा कुछ था। तो मेरे सामने एक लड़का था, उसका वीज़ा इंटरव्यू था, उसका होने के बाद मेरा वीज़ा होने वाला था। तो उसके क्वेश्चन आंसर शुरू थे, तो वो ना 10-10 बार वीज़ा ऑफिसर को सॉरी 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 सर ऐसे बोल रहा था। तो वो जो वीज़ा ऑफिसर है ना, क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे। तो बस ऐसा था। और मैं मतलब वहाँ पर और अपने सामने किसी का वीज़ा इंटरव्यू हो रहा है, बस अब उनका ख़त्म होने के बाद हमें जाना है, ऐसा सोच के इतना डर लगता है मुझे, तो वो याद करके अभी भी डर लग रहा है। तो बस उसका हो गया, उसका वीज़ा अप्रूव हो गया और वो चला गया। तो अभी मुझे नेक्स्ट जाना था, उन्होंने नेक्स्ट बोला और मैं वो विंडो के सामने जाके खड़ी हो गई। और मैंने जाके देखा तो वीज़ा ऑफिसर जो थे ना, वो फॉरेनर थे। तो मैं उनको देख के शॉक हो गई कि मतलब मेरा वीज़ा फॉरेनर लेने वाले हैं। तो मैं शॉक हो गई और मैं इंग्लिश से ना थोड़ा डरती हूँ, तो पता नहीं मतलब अगर हिंदी मराठी में होता ना तो मैं एकदम चिल होती, मैंने इतना टेंशन नहीं लिया होता। पर वो ऐसे मैंने फॉरेनर को देखा जो कि ले रहे हैं वीज़ा इंटरव्यू, तो मुझे वहाँ पर बहुत घबराहट सी होने लगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे, तो मुझे वो तो एक तो फॉरेनर, वो मैं देख के डर गई। और जो उन्होंने फ़ॉरेन मतलब अमेरिकन वाला एक्सेंट बोला, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे बस एक यूनिवर्सिटी ये वर्ड सुनाई दिया। तो मैंने बोला कि क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी। मुझे कुछ पता नहीं कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, अभी भी मुझे कुछ पता ही नहीं है, बस मुझे यूनिवर्सिटी ये वर्ड तब सुनाई दिया था। तो मैंने क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी बोला और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा, जो कि वो भी मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे समथिंग सुनाई दिया लास्ट में स्कोर। और मैंने बोल दिया, वो सामने वाला जैसे सॉरी सॉरी बोल रहा था ना, तो मैंने बोल दिया सॉरी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर से क्वेश्चन रिपीट किया। तो उन्होंने फिर भी मुझे नेक्स्ट टाइम में भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो मुझे स्कोर मैं घबरा गई थी, वो माहौल देख के घबरा गई थी, वो फॉरेनर को देख के घबरा गई थी, और साथ में उनका आवाज़ ही नहीं आ रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये दूसरा प्रॉब्लम। तो बस मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे कौन सा स्कोर जो है ना समझ में ही नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने ना क्या पूछ रहे हैं वो, तो मैंने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा स्कोर पूछ रहे हैं, तो मैंने मेरे कॉलेज का CGPA बता दिया। अब यहाँ पर मेरे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का स्कोर पूछ रहे थे शायद वो, या फिर GRE का स्कोर पूछ रहे थे। मुझे तो लगता है मेरे GRE का स्कोर ही पूछ रहे थे, पर मैं वो सारा माहौल देख के बहुत घबरा गई और मैंने मेरे कॉलेज का CGPA बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि वो CGPA उन्होंने रिपीट किया, मैंने बोला यस। तो उन्होंने फिर 30 सेकंड कुछ टाइप किया और बोला कि सॉरी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैं शॉक थी कि बस 2 क्वेश्चन पूछे और मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो बस मैं वहाँ से बाहर गई एकदम, मतलब सब मुझे लगा ही नहीं कि अरे मैंने सोचा था कि बस ये तो फॉर्मेलिटी करके आना है, बस क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर्मेलिटी के आंसर देने हैं, पर क्या हो गया, मतलब कैसे हो गया मुझे कुछ समझा ही नहीं। और मैं ऐसे एकदम शॉक होके बाहर आई, बहुत रोना आ रहा था। और मैंने फिर मम्मी पापा को फ़ोन करके बताया कि मेरा वीज़ा नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे कुछ समझा ही नहीं वो क्या बोल रहे थे। फिर मैं बहुत रोई, पर मेरे घर वालों ने और मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया कि कुछ नहीं होता, ज़्यादा ये मत कर, टेंशन मत ले। तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, पर मुझे ना ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मेरा वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाए। तो मैं बहुत शॉक थी और मैं ऐसे थोड़ा रुक के थोड़ा रो रही थी। और फिर नेक्स्ट डे मुझे मेरे घर जाना था, तो मेरी फ़्लाइट थी, मैं फ़्लाइट से गई थी ना। तो बस
फिर मैं मेरे घर आ गई और फिर मेरे घर वालों ने बोला कि अभी कुछ नहीं होता, हुआ रिजेक्ट तो हुआ, अपने पास टाइम है, हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं करके। तो मैंने फिर नेक्स्ट वीज़ा डेट देखने का ट्राई किया, वो सारी प्रोसीजर वगैरह हो गई और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मुझे पता चल गया कि कैसा माहौल होता है वहाँ पर, फॉरेनर अपना इंटरव्यू लेते हैं और उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता। तो मैंने इन सारी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह से या मेरे भैया से वगैरह बात की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इंग्लिश मूवी देखा करो और एक कैमली करके ऐप है जहाँ पर फॉरेनर अपने साथ बात करते हैं, तो वो मैंने ऐप में पैसे पे करके इंस्टॉल करके वहाँ पर बात करना स्टार्ट कर दिया। मेरा क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन तो हो गई थी और वो क्वेश्चन आंसर एकदम परफेक्ट थे। तो मैंने ये वीज़ा इंटरव्यू ना थोड़े पहले दिया था, तो मेरे पास अभी टाइम था कि मैं इसी मतलब फॉल के लिए मैं आ रही थी, तो फॉल में ही मैं जा सकती हूँ। तो बस अभी थोड़े दिन बाद अगर मुझे वीज़ा डेट मिल जाती तो मेरा जाना पॉसिबल था। इस बार मैंने पूरा मेंटली प्रिपेयर करके गई थी कि फॉरेनर होंगे, इंग्लिश में बात करेंगे और कैसे आंसर देने हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उनको क्वेश्चन रिपीट करना है कि आपने यही क्वेश्चन पूछा ना, ये सब कुछ अभी मैं प्रिपेयर करके गई थी नेक्स्ट मेरा वीज़ा देने। और नेक्स्ट मैंने वही मुंबई ही सिलेक्ट किया था और सेम फॉर्मल पहन के चली गई थी कि चलो फिर वही सब कुछ मैं और इस टाइम पे मैं और मम्मी साथ में गई थी। पहली बार मेरी बहन आई थी मेरे साथ और इस बार मेरी मम्मी आई थी। तो बस हम गए वहाँ पर, मेरा वीज़ा वगैरह सब कुछ हो गया। वो एक तो अभी ये सारा प्रोसीजर हो गया पूरा 1 घंटे का, वो चेकिंग वगैरह स्कैनिंग, और मैं जहाँ पर मेन इंटरव्यू होता है वहाँ पर पहुँच गई। तो मैं इस टाइम पे बिल्कुल भी घबराई नहीं थी, मैं बहुत ही चिल थी, मुझे कुछ भी ऐसा टेंशन नहीं था और मुझे ऐसा लगा था कि अभी हो ही जाएगा। सबको ऐसा ही लगता है कि अब तो हो ही जाएगा, अपना कितना क्या मतलब क्या हार्ड थोड़ी है, हो ही जाता है। तो बस लाइन पे लगी, मेरा नंबर आया और मुझे क्वेश्चन अच्छे से सुनाई भी दे रहे थे कि उन्होंने क्या पूछा करके। और इस टाइम पे ना मेरा इंटरव्यू जो है ना थोड़ा लंबा चला था, मुझे उन्होंने 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी, यही यूनिवर्सिटी क्यों, आप अपनी ब्रांच क्यों चेंज कर रहे हो, इस टाइप के। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बहुत अच्छे से दिए थे, पर फिर भी उन्होंने 30 सेकंड टाइप किया और बोला कि सॉरी आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ। मैं फिर से शॉक थी कि इस बार तो मैंने सब अच्छे से आंसर दिए, मेरे आंसर भी बहुत अच्छे हैं और इस बार तो मैंने कुछ गलती भी नहीं की है, बहुत स्माइल करके, आई कांटेक्ट करके सब कुछ अच्छे से किया है, फिर क्यों मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ मुझे समझ में ही नहीं आया। और वहाँ पर ना वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद आपको एक 214B करके स्लिप मिलती है, तो उसमें कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही होता है कि आपका अपने कंट्री के साथ टाई अप नहीं होता, मतलब वो इन जनरल होता है कि इसीलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो वो अपने को प्रॉपर रीज़न नहीं बताते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि अपना वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। तो मैंने ऐसा सोचा, आज तक मुझे मेरा प्रॉपर वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ पता नहीं है, पर मैंने ऐसा सोचा कि शायद मेरा कॉलेज जो है ना 10 दिन के बाद शुरू होने वाला था, तो बहुत जल्दी हो जाता। वो मुझे कब पासपोर्ट भेजते, पासपोर्ट घर आने में 5-6 दिन लगते हैं, फिर वो इतने जल्दी कैसे टिकट बुक होगी, ये वो सब कुछ। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि बस अभी कोरोना का टाइम भी था उस टाइम पे, तो वो फिर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, क्वारंटाइन पीरियड वगैरह होता है, तो शायद बहुत कम टाइम था, तो इन्होंने शायद मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे प्रॉपर रीज़न तो अभी भी नहीं पता। तो मुझे अभी भी याद है कि जैसे उन्होंने बोला था ना कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तब मुझे बस रोना ही आया था, पर मैंने खुद को उस टाइम पे समझाया था कि नहीं, अभी रोना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें अपने हाथों में नहीं होती। और मैंने ऐसा सोच के सेकेंड टाइम जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था ना, बिल्कुल रोई नहीं थी, 1% मतलब थोड़ा भी मुझे रोना नहीं आया था। मैंने खुद को बहुत संभाला था कि ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बुरा तो लग रहा था, थोड़ा क्या बहुत बुरा लग रहा था, पर मैंने
रोया नहीं था मैंने। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, कभी मुझे डांटते नहीं है, तो उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ट्राई करेंगे, इतना टेंशन मत ले, अभी अच्छे से घर आ जा, ऐसे वगैरह। तो मुझे और ऐसा लग रहा था कि मुझे डांट क्यों नहीं रहे हैं, इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि डांटे तो अच्छा लग जाता है, पर इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसी हूँ, इतने पैसे वेस्ट कर रही हूँ, इतना मतलब टाइम लग रहा है, मेरा वीज़ा ही अप्रूव नहीं हो रहा। मुझे खुद पे बहुत ऐसा मतलब ये हो रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा सेकंड वीज़ा इंटरव्यू तो रिजेक्ट हो गया। फिर मैं घर चली गई और अभी मुझे फॉल सेमेस्टर के लिए वीज़ा इंटरव्यू देने का चांस ही नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद फॉल सेमेस्टर शुरू होने वाला था और 15 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड वगैरह होता है। तो बस मेरा तो चांस नहीं था, तो मैंने एडमिशन रेफ़र कर ली। मुझे 1-2 महीने और मिले थे वीज़ा प्रिपरेशन करने के लिए, तो बस इसमें मैंने वीज़ा प्रिपरेशन की। मैं हर दिन अपने वीज़ा क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करती थी और कैमली में बात भी करती थी लोगों के साथ। और ना मैंने ऐसा सोचा था कि मैंने इस बार अच्छे से वीज़ा की प्रिपरेशन भी की है, अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, तो मेरा वीज़ा क्यों मतलब रिजेक्ट हुआ। तो मैंने ऐसा सोचा, वो तो था ही कि मेरा कॉलेज जल्दी शुरू होने वाला था, पर मैंने ऐसा सोचा कि देखो जैसे मुंबई में ही मेरा वीज़ा एक लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो शायद मतलब वो तो कलीग ही हो गए ना, तो उन्होंने ऐसा देखा होगा कि अरे मेरे ही कलीग ने इसका वीज़ा अप्रूव रिजेक्ट किया, तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसीलिए रिजेक्ट किया होगा, तो मैं क्यों अप्रूव करूँ। तो ऐसा मुझे लगता था। तो और अच्छा हुआ, ये पता नहीं मुझे सही लगा या गलत लगा, पर जो भी लगा सब कुछ अच्छा हो गया। तो मैंने सोचा कि बस अभी मुझे मुंबई में तो नेक्स्ट टाइम देना ही नहीं है। और मुंबई सब लोग बोलते हैं कि इजी है, पर ऐसा कुछ इजी नहीं है मुंबई में। तो अभी मैं नेक्स्ट मुंबई में तो वीज़ा दूंगी ही नहीं, वीज़ा इंटरव्यू। तो मैंने फिर 2 महीने हो गए, मेरा वीज़ा प्रिपरेशन वगैरह शुरू था। फिर मैंने सोचा कि अभी मुंबई छोड़ के कहीं पर और वीज़ा इंटरव्यू दूंगी। तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि कहाँ पर वीज़ा इंटरव्यू दूँ। तो मैंने ऐसा सुना था कि अभी चेन्नई में ना बहुत वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, 90% वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। तो मैंने फिर चेन्नई का वीज़ा का ये बुक कर लिया कि अभी मैं चेन्नई में वीज़ा इंटरव्यू दूंगी। तो अभी मेरा प्रिपरेशन का भी कुछ ये नहीं है, फॉल्ट नहीं है, मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा था। मैंने क्वेश्चन आंसर थोड़े से मॉडिफाइड कर लिए थे, मैंने थोड़े मेरे आंसर जो है ना शॉर्ट कर लिए थे और थोड़े इम्प्रूव कर लिए थे। बस बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे, बस थोड़े से चेंजेस किए थे। और वही अभी मैं तीसरी बार मैं और पापा हम दोनों चेन्नई गए। पहली बार मैं मेरी बहन के साथ गई, सेकेंड टाइम मैं मेरी मम्मी के साथ गई और थर्ड टाइम मैं पापा के साथ गई। तो मेरे पापा बोल रहे थे कि इस बार तो तेरा हो ही जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हो ही जाएगा। और चेन्नई मुंबई में तो वो रिजेक्ट हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, ऐसा मैंने सोचा था। तो अभी तो चेन्नई में तो सबको वीज़ा मिल जाता है, मुझे भी मिल जाएगा। और फिर इस बार मैंने सोचा था कि अभी मैं प्रॉपर, अभी फॉर्मल गई थी ना, अभी मैं टाई वगैरह सब कुछ अच्छे से प्रॉपर पहन के जाऊंगी। शायद वो अपना ड्रेस कोड भी देखते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ड्रेस कोड की वजह से भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। मुझे इस बार कौन से भी टाइप का रिस्क नहीं लेना था। तो अभी मैं चेन्नई में गई हूँ, चेन्नई में मेरा वीज़ा इंटरव्यू था। और मैं एक लाइन में खड़ी थी, वहाँ पर ऐसे 4-5 लोगों की लाइन थी, तो उनका हो रहा था। तो वो जो थे ना बहुत, मैंने देखा कि वीज़ा ऑफिसर बहुत चिल है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। वो भी फॉरेनर है पर नमस्ते वगैरह बोल रहे हैं। कोई बच्चों के साथ आता था, उनके भी वीज़ा होते थे शायद बच्चे के साथ। तो उन्होंने ना वो बहुत अच्छे से फ्रेंडली हाय वगैरह करके बहुत अच्छे से नॉर्मली बात करते थे, बहुत फ्रेंडली थे। तो उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल लोगों का, मतलब सबका ही वीज़ा अप्रूव किया, क्योंकि सब बहुत अच्छे से जा रहे थे, खुशी खुशी जा रहे थे। और अपना वीज़ा अप्रूव हुआ तो अपना पासपोर्ट वहाँ पर रखना होता है। तो सब लोग अपना पासपोर्ट वहाँ पर रख के जा रहे थे। तो मैं भी बहुत खुश थी कि चलो मुझे वीज़ा ऑफिसर भी अच्छे मिले हैं, वीज़ा मेरा तो हो ही जाएगा अभी। अच्छा, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, इस बार भी मुझे सारे क्वेश्चन प्रॉपर सुनाई दिए और मैंने आंसर भी बराबर दिए। हाँ, और
और लास्ट में उन्होंने वही क्वेश्चन आंसर का हो गया, टाइपिंग की उन्होंने और बोला कि सॉरी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। मैंने बोला कि ये हो क्या रहा है, मेरे क्वेश्चन आंसर भी ठीक है, मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ रहा है, मैं अच्छे से आंसर भी कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा गलत कुछ बोल नहीं रही हूँ, पर मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने सोचा ही था कि अगर मेरा इस बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो मैं ऑफिसर को पूछ लूँगी कि प्लीज़ मुझे प्रॉपर रीज़न बताओ कि मेरी गलती कहाँ पर हुई है। तो मैंने उनको वही पूछा कि बता दीजिए कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है, मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि सॉरी हम नहीं बता सकते, ये हमारे मतलब लॉ के ख़िलाफ़ है, हम किसी के साथ ऐसा शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि प्लीज़ ठीक है, ये बताइए कि मैं नेक्स्ट अभी यूएस के लिए ट्राई करूँ या ना करूँ, ये तो भी बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करो, उसमें क्या है। इस बार तो मुझे मतलब वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैं वहाँ से ऐसा जा ही रही थी एग्ज़िट गेट, और मैं ऐसा हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि गेट कहाँ पर है। मैं बस 2 मिनट के लिए वहाँ पर ऐसे खड़ी थी और मुझे ऐसे चक्कर जैसा आ रहा था, मतलब चक्कर भी नहीं, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हो क्या रहा है। बस मैं वहीं पर खड़ी थी और फिर मुझे ऐसे थोड़ी देर बाद समझा कि यहाँ से जाना है, क्योंकि 1-2 लोग मेरे पीछे पीछे जा रहे, मतलब मेरे आगे वहाँ से एग्ज़िट पे गए, तो मैं भी उनके पीछे पीछे गई। फिर मेरे या अभी पापा थे, और ये भी एक ना बहुत टेंशन होता है कि अपना कोई बाहर वेट कर रहा होता है और वो भी होप में रहते हैं कि अपना वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो गुड न्यूज़ सुनाएंगे। तो मैं जाके पापा को बोली कि पापा नहीं हुआ वीज़ा, और इस बार मैं बहुत रोई, क्योंकि ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मेरा 100% दिया है, अब तो होना ही है, मुझे ऐसा लगता था। और मैंने पूरे मेरे गलतियों के ऊपर काम भी किया था, सब कुछ हो गया था, मैंने खुद को बहुत चिल काम रखा था, मैंने कुछ टेंशन नहीं लिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी ड्रेस का प्रॉपर ख्याल रखा था, बातें करने का तरीका भी, आई कांटेक्ट, सब कुछ। फिर मैं पापा के सामने इस बार मैं तीसरी बार मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत रोई। पापा के मतलब पापा ने मुझे समझाया कि रो मत, हो जाएगा, किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है। मुझे भी मतलब उन्होंने बहुत समझाया, और मेरे घर वाले ना मुझे डांटते नहीं थे, तो मुझे उस बात से और ये लगता था कि मुझे डांटो, मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करो, तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। और मैं बोल रही थी कितने पैसे लगते हैं, मतलब फ़्लाइट की टिकट, आने जाने की टिकट लगती है, यहाँ पर वीज़ा इंटरव्यू का वो पैसे भरने पड़ते हैं, तो इतने पैसे मैं वेस्ट कर रही हूँ, आप इतना मतलब मुझे पैसे लगा रहे हो मेरे ऊपर, मतलब ये सब कुछ वीज़ा प्रोसेस के ऊपर, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं मतलब क्या करूँ, मैं मेरा 100% तो दे रही हूँ, मेरा वीज़ा ही नहीं हो रहा, ऐसे करके मैं बहुत रो रही थी। तो ये मैं बात, तो किसी ने ना मुझे ऐसे बीच में बोला था कि 5 लाख रुपए दे दो, मैं आपको वीज़ा दे दूँगा। तो ये सब कुछ था, वो एक अलग स्टोरी है। हाँ, तो वो मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी। अभी मेरे कंटिन्यू 3 रिजेक्शन हो गए थे, और मुझे बहुत लोगों ने बोल दिया था कि नहीं हो जाएगा, यूएस का वीज़ा मिलना आसान नहीं होता। मेरे जो मुझे कंसल्टेंसी जो हेल्प कर रही थे वो भी बोल रहे थे कि अभी कनाडा के लिए ट्राई कर ले, पर मुझे कनाडा जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पता नहीं मुझे मन ही नहीं था कनाडा फिर ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर लो करके, मुझे कहीं पर जाने की इच्छा नहीं थी। और मुझे मतलब अभी ऐसा था, मेरा हो गया था कि बस अभी मुझे नहीं करना। और वो जो रिजेक्शन का दर्द होता है ना, मतलब बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो मुझे फिर से फेस नहीं करना था। और अब मैंने हार मान ली थी, मुझे ऐसा लगा था कि अभी कुछ नहीं होगा मेरा, मुझे पता है क्योंकि मैंने मेरा 100% दे दिया है, और सच में मैंने दे भी दिया था कि अभी तो मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मेरे घर वालों का ऐसा था कि यहाँ पर नहीं तो कहीं और ट्राई कर ले, या फिर देख ले तेरी इच्छा, पर उनको मुझे स्टडी के लिए फ़ॉरेन भेजना ही था, पर मेरी इच्छा नहीं थी। और बीच में मैंने ना कनाडा के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कनाडा जाने का, फिर भी मैंने कर लिया था। पर पता नहीं जैसे सब कुछ हुआ, और मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई घर वालों को कि मुझे नहीं जाना। तो मैंने सोचा कि अभी
ये लास्ट वाला ट्राई करती हूँ। और मुझे भी पता था कि मेरा कुछ होने नहीं वाला है अभी। मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन को भी पता था कि अभी तो कुछ होगा नहीं, और मैंने भी सोच लिया था कि बस अभी हो गया, ये लास्ट टाइम है। मैं दूंगी और फिर मैं हिम्मत करके घर में बोल दूंगी कि मुझे ना कनाडा जाना है, ना ऑस्ट्रेलिया जाना है, ना बाहर पढ़ना है, जो भी करना है मैं इंडिया में करूँगी। अभी मुझसे नहीं होता। मैंने सोचा ही था, बहुत हिम्मत करके मैं पापा को बोल दूंगी ऐसा। अभी मैंने सोचा था कि अभी मुंबई में मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया 2 बार, चेन्नई में भी हो गया, तो अभी मुंबई चेन्नई तो कैंसिल, अभी दिल्ली में ट्राई करते हैं। और ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने अलग अलग सिटी पे ट्राई किया, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और दिल्ली से मुझे कुछ खास ऐसा था नहीं कि दिल्ली से कुछ वीज़ा भी अप्रूव होता है, दिल्ली भी स्ट्रिक्ट होता है ऐसे मुझे पता था। या फिर मुझे हैदराबाद में भी ट्राई करना था, पर मैंने सोचा कि छोड़ो, अभी दिल्ली ही कर लेते हैं। और दिल्ली में एक सरोजनी नगर मार्केट भी था, तो वहाँ पर शॉपिंग भी करनी थी मुझे, तो मैंने उसके लिए दिल्ली बुक कर लिया था। तो मैंने इस बार क्या किया, मैंने कॉलेज वालों को मेल डाला कि देखो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सनल फ़ंड ऐसे लिख के आया है, उसकी वजह से हो रहा होगा, तो क्या आप मुझे मेरे I-20 पे एजुकेशन लोन लिख के दे सकते हो क्या। जो कि मैं कॉलेज से ना डायरेक्टली कभी बात नहीं करती थी, मेरे कंसल्टेंसी ही सब कुछ मेरा देखते थे, पर मैंने खुद होके ये डिसीजन ले लिया। एक दिन में मैंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने बस दूसरे दिन मुझे I-20 पे एजुकेशन लोन करके लिख के दिया। और अभी ऐसा था कि ये सबको मुझे पता था कि अभी मेरा वीज़ा तो नहीं होने वाला, बस मुझे फॉर्मेलिटी जाके करनी है, और फिर जैसे ही रिजेक्ट हुआ तो मैं घर में बता दूंगी कि अभी मुझसे नहीं होता और मुझे अभी नहीं जाना फॉरेन कंट्री में। क्योंकि बस एक टाइम पे हो जाता है कि अभी नहीं देना बस। तो हो गया था, और मैं दिल्ली में चली गई। तो बस अभी मुझे दिल्ली में जाना था, मेरा दिल्ली में वीज़ा था, और इस बार मेरे साथ पापा आ रहे थे। क्या हुआ था, मेरा बायोमेट्रिक्स वगैरह हो गया, और फिर नेक्स्ट डे मेरा वीज़ा इंटरव्यू था, और मेरे पापा ने मुझे बोला कि टिकट दिखा करके, कि क्या है करके, टिकट कब की है, कितने बजे हमें निकलना होगा एयरपोर्ट के लिए, ऐसा वगैरह। मैंने टिकट दिखाई, तो टिकट जो थी ना, मैंने शाम की बुक करनी थी, तो मैंने सुबह की गलती से कर दी थी। तो मुझे मतलब ऐसा था कि गए, अभी पैसे भी गए, 11,000 समथिंग की वो टिकट थी, तो सारे पैसे भी चले गए थे। मैंने बहुत ट्राई किया, तो मेरा नेक्स्ट डे वीज़ा इंटरव्यू है, पर मैं मेरे टिकट के टेंशन में हूँ कि मेरे से 11,000 का नुकसान हो गया। मेरे पापा मुझे अच्छे से डांटते, मेरा कल तो वीज़ा अब रिजेक्ट ही होने वाला है, तो बस अभी मुझे 11,000 के लिए मुझे हमेशा सुनना पड़ेगा। मैं बहुत टेंशन में थी। फिर हमने कैसे तो भी करके, मुझे पैसे वापस तो नहीं मिले, समथिंग 1,000 वापस मिले, और हमने शाम की टिकट बुक कर ली थी, और मेरा सुबह सुबह वीज़ा इंटरव्यू था। तो बस मतलब मैंने वीज़ा इंटरव्यू का कुछ टेंशन ही नहीं लिया, और मैंने सोचा ही था, मतलब मेरे माइंड में ऐसा था कि मेरा वीज़ा तो अभी रिजेक्ट होने वाला है, जो भी होगा बस मेरे नसीब में नहीं है अमेरिका में जाके पढ़ाई करना। मैंने ऐसा सोचा ही था, और मैं ऐसा एकदम चिल थी कि ठीक है, अभी मतलब मैं पूरा प्रिपेयर थी कि अभी रिजेक्ट होने ही वाला है। तो एक मेरे मैम ने ना, पर थोड़ा मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं अपना दूंगी 100%, होगा तो ठीक, नहीं तो जो होगा वो होगा। अभी तो मैं रोऊंगी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगी, एटलीस्ट मुझे पता तो चल जाएगा कि मुझे ट्राई करना है या नहीं करना है अभी फॉरेन कंट्री के लिए। तो बस फिर शाम को सोने से पहले मेरे मैम का फ़ोन आया था कि तेरा एक बार मॉक इंटरव्यू लेते हैं करके। तो मैंने मैम को बोला कि मैम कभी ऐसा होता है क्या, 3 बार रिजेक्ट होने के बाद किसी का अप्रूव हुआ है क्या अपने यहाँ पे। तो मैम ने बोला कि ऐसा केस तो मैंने भी कभी देखा नहीं है, पर अभी जानवी क्या करना है, छोड़ दो, ज़्यादा डरो मत। मैंने बोला था मैम मुझे डर भी लग रहा है, तो मैम ने बोला था कि ज़्यादा डरो मत, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। अप्रूव हुआ तो अच्छी बात है, रिजेक्ट हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बस ये सेंटेंस मैम ने बोला, और मैंने वही दिमाग में रख दिया था कि क्या करना है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी, एक तो वीज़ा अप्रूव होगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा।
तो बस ये सेंटेंस मेरे दिमाग में रह गया था और आज भी मुझे मेरे मैम की वो बात याद है। अगर मैम मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बहुत हेल्प की है। हाँ, तो बस मैंने ये सोच लिया था और मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी। नेक्स्ट डे मेरा वीज़ा इंटरव्यू था। मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था, पर मैं 5 बजे से पहले ही उठ के रेडी हो गई थी। मैंने घर वालों को बोला था कि देखो मेरा वीज़ा इंटरव्यू है, मुझे कोई भी फ़ोन करके ऑल द बेस्ट नहीं बोलना। मैंने फ्रेंड्स लोगों को भी बता दिया था कि मुझे ऑल द बेस्ट का मैसेज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑल द बेस्ट सुन के ना घबरा जाती हूँ। तो मैंने बोला था कि कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं। तो पापा ने भी मुझे ऑल द बेस्ट नहीं बोला था उस दिन, किसी ने नहीं बोला था। बस मैं गई वीज़ा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ इस टाइम पे ना मुझे ये सारी बातें याद आ रही हैं, तो मुझे बहुत अलग सा फील हो रहा है। सब कुछ मेरे ऐसी स्टोरी बताते हुए मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ अब। तो ना मैंने मेरा जो लास्ट वीज़ा इंटरव्यू था ना, तो मैंने यही कुर्ता पहना था। तो वही मुझे बात याद आ रही है। और मैंने ऐसा सोचा था कि अभी मैं कुछ फॉर्मल नहीं पहनूंगी, ना मैं कुछ रेडी होंगी। मैं बस अभी अपने नॉर्मल कपड़े पहन के जाऊंगी। मैंने ऐसा कुछ रेडी वगैरह नहीं हुई थी। तो बस तो मैंने ये मेरा कुर्ता पहना था, एक सिंपल सी पोनी बना ली थी और एकदम सिंपल गई थी, जैसे मैं बाहर जाती हूँ क्लास के लिए वगैरह। तो मैंने ऐसा कुछ अपीयरेंस पे ऐसा ध्यान नहीं दिया था। और बस मेरा इंटरव्यू था और थोड़ा थोड़ा दर्द तो लग ही रहा था, इंटरव्यू था तो। और हाँ, इस बार ना मैंने एक स्पीच तैयार करके रखी थी। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ट्राई तो करूँगी मेरा 100%, बाकी जो होगा वो होगा। तो मैंने ना एक स्पीच ऐसे रेडी करके रखी थी कि सर मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पर आई हूँ, पता नहीं मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है, मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ मुझे वीज़ा मेरा अप्रूव कर दीजिए। ऐसा कुछ मैंने इमोशनल सा एक स्पीच बना के रखी थी कि मैं जाके जैसे टाइम मिला वैसे वीज़ा ऑफिसर को बोल दूँगी करके, स्पीच करके। तो मैं मेरा वीज़ा इंटरव्यू चल रहा था, मतलब था ऐसा 2-3 मैं वहाँ पर बैठी थी। 15-20 मिनट लगे मुझे एक्चुअल जहाँ पर वीज़ा हो रहा था वहाँ पर जाने के बाद वीज़ा मतलब इंटरव्यू के लिए जाने तक। तब तक मैं एकदम चिल हो गई थी और मैंने कुछ टेंशन नहीं लिया था। तो बस मुझे एक विंडो पे जाना था, मेरे सामने 2-3 लोग खड़े थे और मैं पीछे थी, तो उनका एक एक करके हो गया। तो इस बार भी मुझे अच्छे से आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो क्या बोल रहे थे वो भी समझ में आ रहा था। बस उन्होंने पूछा कि विच यूनिवर्सिटी, तो मैंने उनको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया। उन्होंने बोला कि स्पेशलाइजेशन क्या है, मैंने स्पेशलाइजेशन बता दिया। और उन्होंने बोला कि फंडिंग के बारे में बताओ, तो मैंने फंडिंग के बारे में बताया। तो बस इस टाइम पे उन्होंने कम से कम 45 सेकंड का पॉज लिया होगा और वो बहुत टाइप कर रहे थे। और उस टाइम पे मुझे मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। सच में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। और मैंने बोला कि देख अभी पता नहीं, ये मुझे पता था कि अभी 45 सेकंड के बाद वो मुझे सुना देंगे कि मेरा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो मैंने बहुत हिम्मत करके, बहुत डर के बोला, वही मेरी इमोशनल वाली स्पीच में सुनाने वाली थी। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग, मैंने ऐसे बोला वीज़ा ऑफिसर को। तो वीज़ा ऑफिसर ने बोला कि नहीं, नो आई एम अप्रूविंग योर वीज़ा। मैंने बोला कि क्या हुआ है, मतलब मैं वहीं पर कि सच में मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ क्या, सच में मैंने बराबर सुना। और उन्होंने मेरा वो पासपोर्ट लिया और ट्रेन में रख दिया। अभी मुझे ना एकदम वो सारा याद करके, मुझे जब भी मैं याद करती हूँ ना मुझे बहुत अलग फील होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई हूँ। तो बस उन्होंने अप्रूव किया और मेरा वीज़ा ऐसे मेरे सामने से, मतलब ये मेरा पासपोर्ट ऐसे रखा और ट्रे पे रख दिया। तो मतलब मैं वहीं पर उनके सामने बहुत चिल्लाई कि हाँ मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। और मैं दौड़ के पीछे गई और फिर मैं पीछे जाके मतलब एग्ज़िट पे गई और मैं वहाँ पर स्टॉप हो गई और मैंने पीछे देखा क्या सच में मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ। तो उन्होंने बोला, मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या सच में मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ या फिर उन्होंने गलती से, मैंने सुना कि मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ करके।
और मैंने देखा तो वहाँ पर दूसरे का इंटरव्यू शुरू हो रहा था। तो मैं बहुत ऐसे हंस हंस के जा रही थी, और जाते टाइम ना वहाँ पर मैंने देखा कि लोग बैठे हुए हैं, हाँ उनके वीज़ा इंटरव्यू के टर्न है बाहर। और मैं वो जाके मुझे सब याद आया कि कैसे मैंने इतना सब कुछ 3 रिजेक्शन के बाद मेरा आज वीज़ा अप्रूव हुआ, मुझे लोगों ने क्या क्या सुनाया, मुझे क्या बोला, लोग कितना ये करते थे, मतलब बहुत सब कुछ याद आया बस एक पल में। बस वो 20-30 सेकंड होंगे और मुझे सारी बात याद आ गई कि मतलब कितना आज किया, और आज मेरा सच में वीज़ा अप्रूव हो गया। और मैं ना बहुत रोना मुझे आ गया, और मैं बहुत रो रही थी। ऐसा मेरे लाइफ में पहली बार हुआ कि मैं किसी अच्छे खुशी के मौके पे रो रही हूँ। मैं बहुत रोई और रोते बाहर गई। और मुझे फिर मेरे पापा को मैंने ऐसे किया, तो मेरे पापा को कुछ समझा ही नहीं, और मेरे पापा को ऐसा लगा कि मैं रो रही हूँ तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया होगा। फिर मैंने पापा को बोला कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, तो मेरे पापा बोलते कि रो क्यों रही है, अच्छी बात है कि तेरा वीज़ा अप्रूव हो गया करके। तो मैंने बोला मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, आज फाइनली मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। और मैं बहुत रो रही थी ऐसे पापा के साथ। तो पापा के आंखों में भी आंसू आ गए। फिर हमने वहाँ पर थोड़ा कुछ खाया, और फिर हम घर गए, और घर के हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी, और मैंने मम्मी को बताया कि मेरा हो गया करके, मेरे बहन को बताया कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया करके, मेरे फ्रेंड्स को कॉल करके बताया, मेरी मैम को कॉल करके बताया। सब शॉक थे कि कैसे वीज़ा अप्रूव हो गया। मेरी बहन भी को बहुत खुश थी, और मेरी मम्मी भी वहाँ पर रो रही थी क्योंकि मैंने रोते ही बताया था। बस मतलब एक सेकंड में ऐसे मेरी लाइफ बदल गई, मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। बस उसके बाद फिर मेरी फ़्लाइट थी, घर गई, और तो फिर वो होने के बाद मैंने एयरपोर्ट पे ले गई, और वहाँ पे मैंने बहुत सारी सेल्फ़ी निकाली। और मतलब वो मेरी पहली सेल्फ़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि वाओ मैंने क्या किया, मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, 3 रिजेक्शन के बाद जो कि मैंने सारी होप छोड़ दी थी, और 4th अटेम्प्ट में मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने इसी कुर्ती के ऊपर ना बहुत सारी पिक निकाली है, वो भी मैं ऐसे लगा दूँगी। और जिस टाइम पे मैं यहाँ पर दिल्ली से, हाँ, अगर इस टाइप की वीडियो ना जैसे मैंने आज बनाई, अगर मुझे वैसे पहले मिल जाती ना जैसे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती। मुझे इस टाइप की वीडियो चाहिए थी कि जहाँ पर कोई ऐसे बताए कि मैंने क्या गलती की, छोटी छोटी क्या ये हुआ था, मेरी स्टोरी कैसी थी, मैं कहाँ पर घबरा गई। क्योंकि सबको क्वेश्चन आंसर पता होते हैं, कैसे आंसर देना वो पता होता है, पर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कुछ बताओ ना तो ऐसा कनेक्शन बन जाता है। तो हाँ, होप सो कि आपको भी मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीज़ा के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए होंगी तो वो भी कमेंट करके बताइए। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय।